आज बच्चों जो है हम लोग जो है जितना कम टाइम बचा हुआ है उसमें पेपर का प्रिपरेशन कैसे करें और पेपर को राइट कैसे करें, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है वो मैक्सिमम आपको 25 to 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं किसी किसी बच्चे के 5 हैं और किसी किसी के 6 हैं, क्योंकि जिसने ऑप्शनल ले रखा होगा उसके 6 होंगे, जिसने नहीं ले रखा है उसके 5 होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन किया भी होगा, लेकिन अभी क्या है ना कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं यार मेरा तैयार है कि नहीं तैयार है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहला चीज कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक सैंपल पेपर का सेट होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक सैंपल पेपर का सेट रखते हो और उसके बाद आप पर डे 3 घंटे निकालो बस उस सैंपल पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब आप उस सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इससे आपका ये प्रिपरेशन तैयार, मतलब आइडिया लगता है आपको कि भाई कितना मेरा तैयार है और कितना नहीं तैयार है। अब अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है, ठीक है, और जिसको आप 0 के बराबर मान लो, क्योंकि इस 30% का कोई मतलब नहीं है। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करो ताकि आपका कम से कम 80 to 90% आने, या 90 से एबव की अगर हम बात करेंगे परसेंटेज में तो कैसे हो। तो बच्चे देखो, पढ़ाई जो होती है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने से नहीं होती है। पढ़ाई के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि आज का डेट जो है, जो समय है वो कंपटीशन का है। तो सबसे पहली बात कि जो कोई भी आप चैप्टर उठा रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो कि अगर आपने साइंस का कोई चैप्टर लिया या साइंस को ले लिया है, ठीक है। अब इस साइंस में टोटल आपके पास कितने चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर हैं सपोज करो। और इस 15 चैप्टर को आपको करना क्या है कि एक दिन पूरा टाइम दो सारे सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं ये साइंस का बता रहा हूं वैसे ही आप मैथ्स के लिए भी फॉलो करोगे, ठीक है, सोशल के लिए भी फॉलो करोगे, और इंग्लिश और हिंदी। तो अब आप कैसे इसको कम टाइम में प्रिपरेशन करें, तो देखो जैसे मान के चलो बच्चे, हमने क्या बोला कि साइंस में आपके 15 चैप्टर हैं। तो 15 चैप्टर में इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यार, क्योंकि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बन सकते हैं, और कहां से आपको वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना यह है कि हर एक पार्ट को, हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 इक्वल हाफ में कोशिश करो डिवाइड करने की। जैसे मैं एक चैप्टर ले रहा हूं साइंस में बायो का, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एक लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे बच्चे मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर ले लिया, अब इस लाइफ प्रोसेस में क्या क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको मिलता है न्यूट्रिशन। दूसरा जो टॉपिक मिलता है आपको मिलता है डाइजेशन। तीसरा जो टॉपिक आपको मिलता है वो है रेस्पिरेशन। चौथा टॉपिक जो है वो है आपका सर्कुलेशन, एंड द लास्ट वन एक्सक्रीशन। अब बच्चे जैसे ये आपके पास 5 टॉपिक हैं, तो इसमें से आप 3 टॉपिक एक तरफ कर लो और ये 2 टॉपिक को एक तरफ कर लो, ठीक है। अब इसमें से जो ये 3 टॉपिक हैं ये शॉर्ट के लिए तैयार कर लो, और ये जो है वो लॉन्ग के लिए तैयार करो। तैयार तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट के लिए जो तैयार करोगे मतलब उसकी डीप स्टडी करोगे। क्यों इसको आप शॉर्ट के लिए ले रहे हो, क्योंकि न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, जो ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक, उसमें आपके बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे कि इसको आप शॉर्ट में रख लो, ताकि इससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से शॉर्ट क्वेश्चन को हैंडल कर सको। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो जब इसको शॉर्ट आप तैयार करोगे, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का डायग्राम तैयार करोगे शॉर्ट के लिए भी, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड ऑन करके लॉन्ग बना सकते हो। और लॉन्ग के लिए तैयार करोगे तो हो सकता है कि शॉर्ट जो है बस एक एक लाइन ही तैयार हो पाए, लेकिन आपको तैयार हो जाएगा।
तो लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि आपको थॉरोली पढ़ना है, शॉर्ट का मतलब करना है कि डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में आप क्या करोगे, इस तरीके से दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, शॉर्ट और लॉन्ग, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा। मैथ्स की बात करें तो जो मैथ्स है आपका, उसमें मैथ्स में आप क्या करोगे ना, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, इस तरीके का सेटअप बना लो। तो 1 और 2 नंबर वाले को शॉर्ट में रख लो और 5 नंबर वाले के लिए आप लॉन्ग कर रखो। इस तरीके से मैथ्स को भी आप फॉलो करोगे। ठीक है, सेम कंडीशन सोशल, इंग्लिश और हिंदी के लिए करोगे। और इसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन बनाओ। ये तो हो गया आपका कि भाई हमने सिलेक्शन कैसे कर लिया क्वेश्चन का या पैटर्न का। अब जैसे ये चैप्टर पढ़ लिया ना, इसको पढ़ने के बाद जैसे अब आप क्या करो, इससे रिलेटेड जो आपने सैंपल पेपर लिया था उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट कर जाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ कि जब आपने सारा चीज कर लिया, भाई पढ़ लिया, तो पढ़ लेने के बाद अब आप क्या करोगे कि आपके पास जो सैंपल पेपर है फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, तो आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये तो बच्चे आपका हो गया कि कैसे इसको तैयार करेंगे। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू जो है 25 डेज तक ये चीजें फॉलो करते रहेंगे। रेगुलर मोड पे आप सैंपल पेपर को देखते रहेंगे और इसी तरीके से तैयार करके जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है फिर से उस चैप्टर के ऊपर लग जाइए और दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करते रहो। एक बात हो गया। दूसरी बात इसमें आ जाओ कि जब हम इस तरीके के पैटर्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो जब ये सॉल्व करते वक्त हमको परेशानी ये आती है कि लगातार तो हम साइंस नहीं पढ़ सकते ना, लगातार हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए बच्चे जब हमारे पास इस तरीके का सेटअप हो, जिसको हम कह रहे हैं क्या कि हम साथ में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये बना लो कि भाई आप एक टाइम टेबल सेट करो। क्योंकि जहां तक अभी का कैलकुलेशन है कि कोई क्लासेस आपके प्रॉपर स्कूल में चल नहीं रहे होंगे, ठीक है, तो अगर आप स्कूल जा भी रहे हो तो 2 से 3 घंटे का आप समय बर्बाद कर लो स्कूल में मैक्सिमम, वरना कोई इशू नहीं है। अब आप करो ये कि आप टाइम स्लॉट बनाओ। मैक्सिमम बच्चे जो है आप 4 से 5 स्लॉट बना लो और उसी स्लॉट के हिसाब से आप अपने स्टडी रखो। ये स्लॉट जो होंगे वो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के ही रखो आप, ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। और कभी भी जब आप स्लॉट बना रहे हो तो इस स्लॉट में एक सब्जेक्ट नहीं चूज होगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट नहीं चूज होगा। कैसे? तो जो पहला स्लॉट होगा उसमें आप एक रखो लैंग्वेज और एक रखो लर्निंग पॉइंट। जैसे अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के साथ आप इंग्लिश रखो, ठीक है, और जो दूसरा स्लॉट है अगर आपने उसमें साइंस रखा है तो साइंस के साथ आप हिंदी रखो। तीसरा अगर आपने सोशल रखा है तो सोशल के साथ आप कंप्यूटर रखो। और जिसके 5 हैं वो 5वां सब्जेक्ट जो होगा वो कभी भी किसी भी सिस्टम में कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो स्लॉट्स बनेंगे उसमें आपको हर एक स्लॉट्स में 2 सब्जेक्ट मिनिमम रखना है, ठीक है। और लगातार आपको कितने मिनट पढ़ने हैं, अगर कोई भी आप टॉपिक शुरू कर रहे हो तो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट अगर आपने कंसंट्रेशन बना लिया तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 30 मिनट से ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं, लेकिन बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स में बन सकता है बट इसको छोड़ करके आपका कहीं पे भी 30 मिनट से ज्यादा का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए और जहां एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप प्रॉब्लम में ये आएगा कि आपको चीजें आगे की याद नहीं होंगी। तो 30 मिनट के बाद जो है आप 5 मिनट का रिलैक्सेशन ब्रेक ले लो, ठीक है। तो 5 मिनट का मतलब 5 मिनट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर आप है तो 10 मिनट ले लो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो उसमें होता यह है कि जो आपका मन होता है वो बहुत चंचल है, ठीक है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट। तो आपको ना उसको पकड़ के रखना है बस, ठीक है। पकड़ करके रखने का मतलब ये कि आप अपने ब्रेन को बोलो भैया 10 मिनट बीत गया, भैया 5 मिनट बीत गया, चलो स्टडी पे आते हैं, ठीक है। तो वो तुमको और ज्ञान बांटेगा कि नहीं यार 5 मिनट और। तो आपको उसकी नहीं सुननी है, आपको खुद की सुननी है, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ टाइम है वो 25 से 30 दिन मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने मन का नहीं दिमाग का सुनना हो और आपको अपने दिमाग को हमेशा एक्टिवेट करना है, किसके लिए? पढ़ने के लिए।
क्योंकि जो टाइम स्लॉट है उसमें आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे बिना ब्रेक के, ठीक है। तो इसमें जो आप जब सब्जेक्ट, जैसे मान लो आधे घंटे आपने यहाँ पे मैथ्स पढ़ा, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इंग्लिश के ऊपर आ जाओगे, कंटिन्यू मैथ्स लेके नहीं बैठोगे, ठीक है। जब एक स्लॉट आपका खत्म हो जाता है, आधे घंटे का इंग्लिश भी खत्म होगा, फिर से आप मैथ्स उठा लो, वो चलेगा, ठीक है। या कोई ऐसा सिंपल सा टॉपिक पढ़ो जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और आप कभी भी जो आपको हार्ड लगता है, जब आप फ्रेश माइंड, जैसे कि मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत टफ लग रहा है, उस टॉपिक को आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो। क्या पढ़ो? तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, वो टॉपिक आपका आराम से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी टफ टॉपिक को आप दोपहर में पढ़ोगे या रात में पढ़ोगे, तो आपको कभी भी वो समझ में आएगा, बट टाइम लगेगा। तो कोई ऐसी टॉपिक जो आपको टफ लगे, उसको आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, क्योंकि आपका दिमाग उस समय 6 घंटे 8 घंटे रिलैक्सेशन के बाद होता है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डेवलप्ड रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। ये तो हो गई भाई हमारी टॉपिक की, भाई कैसे कैसे हम स्लॉट बना लेंगे और कैसे कैसे पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। और बेटे जब ये आप स्लॉट की बात करेंगे ना, तो जब स्लॉट बनाओगे तो उसमें आप एक चीज हमेशा याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? मैथ्स को छोड़ करके मैथ्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, तो फॉर्मूला, ठीक है। इसका आप एक शॉर्टकट नोट्स बनाओ, कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होता है। तो फॉर्मूले के साथ साथ आपको क्या लिखना है, तो फॉर्मूले के साथ साथ उसका एप्लीकेशन, कहां पे वो अप्लाई होगा, वो भी चीज उसके सामने होनी चाहिए इन शॉर्टकट मैनर, ठीक है। और शॉर्टकट नोट्स का मतलब ये होता है बेटे कि जैसे अगर आप A4 साइज की सीट ले रहे हो, तो इस A4 साइज की सीट में सारे के सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, या जो डेफिनेशन है, वो आपका हेडिंग, डेफिनेशन का मतलब हम बात करेंगे सिर्फ हेडिंग्स की, वो हेडिंग हो जाए। और अगर कोई टफ डेफिनेशन है, तो उसका एक यहाँ पे क्या हो जाए, शॉर्टकट टर्म से हम क्या कर लें, उसको मैनिपुलेट कर लें, मतलब एक शॉर्टकट टर्म डाल दें, ताकि इससे हमारी हेडिंग भी क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा, ये कब काम आएगी, जब आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, जैसे कल आपका एग्जाम है, तो आज के डेट में आप इस सारे टर्म्स को बस एक बार देखोगे, कब, रात में सोते समय, ताकि इससे क्या होगा, एक रिकॉलिंग, जैसे आपके देखो क्या होता है ना, जो आपका ब्रेन होता है ना, उसको बताना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इतना सेंसिटिव चीज है कि जब तक आप उसको कोई चीज बोलोगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के केस में अगर मैंने बोला कि ये मार्कर है, तभी आपका ब्रेन सामने से कैप्चर करता है कि हाँ यार ये तो मार्कर ही है। लेकिन अगर मैंने इसको बोला कि ये पेन है, क्योंकि बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये पेन है, और स्टार्टिंग में अगर इसको किसी ने मार्कर ना नाम देकर के अगर पेन का नाम दिया होता, तो आज भी हम इसको पेन ही बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे ब्रेन को क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम अपने ब्रेन को देते हैं, वही चीज फॉलो होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जब टर्म एक बार देख लोगे, तो आपके ब्रेन को क्या लगेगा कि यार मैंने पूरा तैयार कर लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका तैयार हो जाएगा और आराम से आप कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाओगे। ये तो हो गई बात कि भाई हमारा तैयार कैसे होगा। अब आइए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए एग्जामिनेशन जाने में, ठीक है। और बाकी सारी चीजें की भी तैयारी कर लीजिएगा, पेन पेंसिल इरेजर सब रख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाए टॉपिक पे। मान लो आपका पेपर बच्चे अगर 10 बजे से है, तो आप जो है मैक्सिमम 9:45 AM के पहले पहले आप पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर 9:45 के पहले अगर आप नहीं पहुंचते हो, तो आप क्या होगा, भागम भाग में पहुंचोगे और उस हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीजें गड़बड़ी करके आओगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, मतलब मैक्सिमम जो टाइमिंग है 9:45 के पहले पहुंच जाओगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत एक्टिव होते हैं, वो 9 बजे ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। और पहुंचने के बाद वो वहां पे जाके डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है, भाई तुम क्या पढ़े हो, भाई तुम क्या पढ़े हो। ऐसा भी नहीं करना है। एक टाइम ड्यूरेशन से पहले जाते हो तो आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो एनर्जी क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है।
और जब एनर्जी एग्जॉस्ट होगा तो इससे क्या होगा कि आप पेपर में कंफर्ट फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको बोरिंग लगने लगेगा, नींद लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइम का बहुत ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चीज। दूसरा चीज, अगर मॉर्निंग में जब आप घर से निकले, बहुत सारे बच्चों की आदत है बाइक पे पीछे बैठे रहेंगे तो बुक खोल के पढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड, अवॉइड दिस थिंग्स। ठीक है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एट अ मोमेंट अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये याद रखो कि आपकी जो पहले की पढ़ी हुई चीज है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करेंटली सिर्फ और सिर्फ जो टर्म्स, जो टॉपिक आप रिवीजन करते हो, वही टर्म्स और वही टॉपिक सिर्फ आपके दिमाग में चलेंगी। और लास्ट मोमेंट पे जब आप ये टाइम जैसे होगा 9:45 का ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलेगा कि यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि आपने ये जो बेवकूफी की है ना, इससे केवल और केवल आपका क्या होगा, रिकॉलिंग वही टर्म्स आएंगे जो गिने चुने टर्म्स आपने रिवीजन किया हुआ है। और ये रिवीजन आप क्या करते हो, जो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो आपका टॉपिक बहुत टफ होता है, उसी टॉपिक का आप रिवीजन करने की कोशिश करते हो कि यार एक बार देख लें, ये बहुत टफ था। तो रिवीजन के दौरान सिर्फ वही टफ टॉपिक आपके दिमाग में रन करता है, बाकी सारी चीजें जैसे लगता है कि गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको रिवीजन लास्ट मोमेंट पे घर से निकलने के बाद तो एकदम नहीं करना है। दूसरी चीज, नो डिस्कशन। ठीक है, आपका कभी भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, किससे रिलेटेड, तो स्टडी से रिलेटेड। कब, जब आप सेंटर हॉल में पहुंचते हो तो स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं कि भाई मुझे ये याद है, भाई तुमको क्या याद है। ठीक है, कोई ऐसी बातें नहीं, सिंपल सा आप बात कर सकते हो, हाय हेलो करो, बात खत्म। ठीक है, आपके जो व्यूज हैं वो शेयर कर दो, जैसे यार ठीक है कल हमने ये देख लिया, बस बात खत्म। उससे ज्यादा उसके ऊपर कुछ बात नहीं करो, क्योंकि अगर जैसे बात करोगे ना, अगर सपोज करो आपने डिस्कशन शुरू किया और उसने आपसे 10 पॉइंट्स की बात करें, और 10 पॉइंट्स में से अगर आपको मान लो 4 पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो जैसे ही आपके 4 पॉइंट्स नहीं आएंगे ना, आपको ब्रेन को फिर से मैसेज मिलेगा यार कुछ याद ही नहीं है। और जैसे ही ब्रेन को ये मैसेज मिला, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, जो याद भी है ना वो भी गायब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है रिगार्डिंग स्टडी। ठीक, अब 10:45 पे जब बच्चे आप पहुंच जाते हो तो आप पहले अपना अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, ठीक है, आप आराम से सीट पे बैठो, और बैठने के बाद रोल नंबर जरूर से चेक करो 2 to 3 टाइम कि आपके का है कि नहीं है, क्योंकि निश्चित है कि 100 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर ऐसा गलती करते हैं कि वो अपने रोल नंबर पे नहीं बैठ पाते हैं और फिर इधर उधर होने लगते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो वो बच्चा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको 2 से 3 बार चेक करना है रोल नंबर आपकी का है कि नहीं है, और अगर हाँ तो फिर आप आराम से बैठो। और बैठने के बाद भी जैसे क्लासरूम में क्या होता है ना, जैसे आप लोग एंट्री करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, देन यू अगेन गोइंग टू डिस्कस। किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं करना हमको। 9:45 पे आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस समय आपको कॉपी से रिलेटेड कोई टास्क है, कोई प्रॉब्लम्स है, वो आप पूछ लो, और कॉपी से रिलेटेड कैसे फुलफिल करना होता है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉपी जो मिलेगी उसमें आप पूरा फुलफिल करोगे, और इसके बाद 10 बजे आपको पेपर मिलता है। ठीक है, और जब पेपर मिलेगा तो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट्स जो मिलते हैं उसमें 2-3 तरीके के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा तो इतना दिमागदार होता है कि वो ये सोचता है कि यार 15 मिनट मिला है तो क्यों ना मैं 1-2 क्वेश्चन का आंसर लिख लूं, टीचर देखे ना मैं लिख लूं, ठीक है, ताकि मेरा समय बच जाएगा। ऐसी गलती आप कभी नहीं करोगे। सीबीएसई अगर आपको 3 घंटे के बदले एक्स्ट्रा 15 मिनट दे रहा है पढ़ने के लिए, तो उसकी भी कुछ स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, और वो चाहता है कि आप अच्छा पेपर करो। तो इस 15 मिनट्स का पहले आप यूटिलाइजेशन करो। इस 15 मिनट्स का जो यूटिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, तो पहला आपका यूटिलाइजेशन ये होगा कि आपको पूरे पेपर को प्रॉपरली, ठीक है, रीड करना है। ठीक है, रीड कहां से करेंगे, तो रीड आप स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है। जब बीच में आता है तो पता चलता है कि यार बी सेक्शन में केवल 4 करना था, 6 दिया था, और आप 6 करके बैठे हो। ठीक है, तब आपका 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया, कोई मतलब नहीं, उसमें ना नंबर मिलना है ना कुछ होना है, आपका समय बर्बाद हुआ।
तो सबसे पहला काम आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, दूसरा काम आप पढ़ोगे कि कितने सेक्शन हैं। तो उसमें सेक्शन ए बी सी और डी दिया रहेगा, जितने भी होंगे उस सेक्शन में कितने कितने नंबर के हैं, ठीक है। और आप ये भी जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो आप ये जज जरूर करोगे कि भाई कौन सा मेरे को सेक्शन अच्छे से आ रहा है, ए अच्छे से आ रहा है, बी से आ रहा है, सी से आ रहा है, डी से आ रहा है। और वहां पे पॉइंट आउट करो, डी यार बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब इसको नंबर 1 पे करना है मेरे को। बी दूसरा उससे बढ़िया है, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बी करोगे। सेक्शन सी में यार ये ठीक है, तीसरे नंबर पे इसको रख लो। और लास्ट में आप सेक्शन डी अगर आपको आ रहा है तो लास्ट में डी रखोगे। अब दिमाग में चलता है सर ऐसे करेंगे तो टीचर को दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीचर जो कॉपी चेक करता है बेटा, आपकी कॉपी पे देखोगे तो मार्किंग स्कीम बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कितने नंबर लॉट करने हैं, 2 में कितने नंबर लॉट करने होते हैं, 3 में, तो उसके पास क्वेश्चन नंबर आते हैं और सेक्शन वाइज वो आप डिसाइड कर लो। तो लगातार सेक्शन वाइज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सेक्शन वाइज करोगे तो लॉट आपको जो मिलेगा, जैसे मान लो आपने 15वां क्वेश्चन सॉल्व किया तो 15, 16, 17, 18 इस तरीके से फटाफट लगातार क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो उससे उसको कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो पहला करेंगे, फिर 16 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 18 करेंगे। ऐसा कोई जिगजैग मॉडल में मत करना, वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब क्यों प्रॉब्लम होगी वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब रीडिंग करोगे तो आपको सेक्शन का बहुत ध्यान देना है कि सेक्शन कौन सा अच्छे से आ रहा है, उसको पहले आप करोगे, और जो सेक्शन आपको एकदम अच्छे से नहीं आ रहा उसको लास्ट में करोगे, ठीक है। तो क्योंकि जब आप पहला सेक्शन अच्छे से करोगे तो इससे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। मतलब ये कि जो आपने स्टार्टिंग में मार्किंग स्कीम पे जाता रहता है, कॉपी पे जाते रहते हैं नंबर्स ना, वो एक हैबिट बन जाती है और उसी हिसाब से आपके जो है नंबर्स फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि जो 15 मिनट्स मिले हैं, मुझे क्या करना है कि स्ट्रैटेजी बनानी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बनानी है कि किसको मैं पहले करूं, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसके नीचे जरूर से अंडरलाइन करो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 और यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, बहुत गलत बात है। क्वेश्चन 1 लिखा, आंसर लिखिए और फिर आप इसके आंसर को राइट करिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या आपने सेक्शन लिखा ए और क्वेश्चन 1 है तो इसके जस्ट नीचे लिखिए क्वेश्चन 1 और यहाँ पे आंसर आपने लिख करके यहाँ पे सॉल्व करना आप शुरू करिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के बाद एक सिंगल मार्जिन कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलेंगे, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब फाइनलाइज आप पूरे क्वेश्चन कर लीजिए तो आप कोशिश ये करिए कि लास्ट के 15 मिनट्स आप रिमेनिंग रखिए, इसके लिए तो एक रिवीजन के लिए, और आप अपने टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड करिए, पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा हाफ आवर और तीसरा 15 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। पहले आवर में आपको क्या कर लेना है वो आप डिसाइड कर लो, जो दूसरा आवर मतलब 1 घंटे का जो दूसरा आवर होगा उसमें भी आपको किस तरीके से सेटअप बनाना है, ये आपका सेटअप होगा, ठीक है। स्ट्रेटजी आपने बनाई है यहाँ पे, जो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पहले आवर में कितने कर लोगे, दूसरे आवर में कितने कर लोगे, 2.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 आवर 45 मिनट में कितना हो जाएगा, इतना में तुमको फाइनल कर लेना है। लास्ट का 15 मिनट जो बचेगा वो रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। और स्ट्रेटजी, लास्ट का 15 मिनट भी स्ट्रेटजी होता है और ये जो आपका 15 मिनट है ना, ये भी स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। अब कैसी स्ट्रेटजी होती है उसके ऊपर भी डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप जो है क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट आउट करोगे।